चलिए, तो आप लोग को बताया गया था सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बताया गया था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज हम लोग को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो बाबू पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जिसमें आपका जैसे सेल में कितना टर्मिनल होता है? दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सभी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर एक पॉइंट पे हो और सभी का नेगेटिव टर्मिनल अगर दूसरे पॉइंट पे हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल। क्या कहेंगे? पैरेलल। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे फॉर एन आइडेंटिकल, फॉर एन आइडेंटिकल सेल। किसके लिए? एन आइडेंटिकल सेल के लिए। तो बाबू आइडेंटिकल वर्ड जैसे ही लिखा गया आपके माइंड में कुछ गया? क्या गया? कि सभी का ईएमएफ सेम होगा, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, यानी सभी का ईएमएफ सेम होगा, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, यही ना। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, ये देखिए यहां पर ये सभी का सभी सेल किसमें कनेक्ट है? पैरेलल। पैरेलल क्यों है भाई? तो देखो सभी का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पे है और सभी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी जगह पे है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। और ये आइडेंटिकल है। क्या है ये? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सभी का ईएमएफ सेम होगा, यानी इसका कितना? ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये भी कितना? ई आर डॉट डॉट, ठीक है। और हम लोग कितने के लिए वर्क कर रहे हैं? एन सेल के लिए। कितने सेल के लिए? एन सेल के लिए, ठीक है। अब देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध कितना? कैपिटल। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी सर्किट का क्वेश्चन बनाना होता है तो आपको इक्विवेलेंट फिगर चाहिए। पहले क्या चाहिए? इक्विवेलेंट, है ना। तो बाबू इसका इक्विवेलेंट, समतुल्य। तो एक चीज बताइए, ये पैरेलल है तो इसका जो ईएमएफ होगा, ये इनका ये ई जो है, तो सबका तो सेम ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप पढ़े हो ना कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर हो, है ना, या ईच कैपेसिटर हो, या ईच सेल हो, क्या होगा? सेम होगा। यानी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो भाई यहां आपका अगर ये ई है तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, इसका भी ई होगा। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं इसका जो ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो भी कितना आएगा? ई आएगा।
एक सिंगल सेल कितना आएगा E, ठीक है। और यहां देखिए कि ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस किसमें है, तो पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। तो बाबू पैरेलल में है, आप जानते हो ना कि जब n आइडेंटिकल रेसिस्टर को, जब n आइडेंटिकल रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान R/N होता है। बताए थे हम, जब n आइडेंटिकल रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान कितना, R/N। R/N तो ये हो गया R इक्विवेलेंट, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है ना, कैपिटल R। यहां तक किन्हीं को डॉट। ये देखो, ये आपका सेल है, अगर यही सीरीज में होता तो जुड़ जाता, सीरीज में होता तो सभी का ईएमएफ क्या होता, जुड़ता। लेकिन पैरेलल में सबका सेम है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके इनका है उतना ही इसके इनका है, उतना ही इसका, तो इफेक्टिव जो आएगा वो भी तो ई रहेगा ना, इक्विवेलेंट कितना आएगा ई। लेकिन यहां देखो रेसिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। और हम लोग पढ़े थे कि जब n आइडेंटिकल रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान कितना होगा, तो R/N होगा, R/N। बाबू अब बताओ ये और ये किसमें, सीरीज में या पैरेलल, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। तो देखिए तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E कैपिटल R इक्विवेलेंट है ना, तो कितना R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, सीरीज में है ना, R1 प्लस R2। तो क्या लिखोगे, यानी कितना, यहां तक किन्हीं को डॉट, किन्हीं को। और देखो जब ये आ गया तो सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना, E R इक्विवेलेंट R प्लस स्मॉल R/N। यहां तक किन्हीं को डॉट। ये जो करंट आया वो कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल। पैरेलल में कौन से केस के लिए, आइडेंटिकल या डिफरेंट, है ना, किसके लिए, आइडेंटिकल के लिए। बाबू ध्यान देना, यहां देखो एलसीएम n R प्लस R, ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे, I इक्वल टू यस या नो, किसी को आपत्ति। तो ये हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका, सेल का। कौन से केस के लिए, आइडेंटिकल के लिए। फॉर्मूला कितना आया बाबू, तो इसका दो फॉर्मूला याद है ना, चाहे इस फॉर्म में याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो आसान तो यही है, ठीक है, आसान यही है। तो I इक्वल टू कितना, E अपॉन R प्लस स्मॉल R/N, जहां E क्या है, EMF ऑफ द सेल। आप लोग का कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। और क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। इसी में फिर स्पेशल केस है, वो इसका स्पेशल केस। देखो यहां पे स्पेशल केस क्या है कि इफ R मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल r इक्विवेलेंट, यानी जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा, क्या हो, बहुत ही ज्यादा। यानी जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मान इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या हो, बहुत ज्यादा। तो बताओ कोई भी चीज ज्यादा होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे,
छोटे वाले टर्म को इग्नोर कर दे तो कितना बचेगा? होगा या नहीं होगा? तो बताइए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर। लेकिन ये कब? जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मान इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा हो। केस 2, इफ आर मस्ट बी लेस देन आर इक्विवेलेंट, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत ही छोटा। समझ में आ रहा है? यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो आपको ये है, जैसे आपको जोड़े ना, बल्ब जोड़े, कुछ भी और जोड़े, तो उसका जो वैल्यू है अगर इंटरनल वैल्यू से क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो भाई क्या होगा आप बताओ? आर, यहां पे इसको लिखोगे आर प्लस आर बाई एन अप्रॉक्स इक्वल टू आर बाई एन, यस या नो? लिखोगे ना, तो कितना हो जाएगा? आर बाई एन, एन ऊपर जाएगा, यानी कितना? एन ई अपॉन आर। क्या यहां तक किन्हीं को डाउट? किन्हीं को डाउट? ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? पैरेलल। पैरेलल में कौन सा केस? आइडेंटिकल या डिफरेंट? आइडेंटिकल। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को डाउट? यहां तक किन्हीं को डाउट? डाउट है नहीं ना? और करंट का हम आपको सेंड कर दिए, पिछले साल के स्टूडेंट का नोट भेज दिए, तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जितना भी समझ लो करंट का मैक्सिमम दे दिए, पोटेंशियोमीटर और हीटिंग आपका इफेक्ट बचा हुआ है, यानी 3 से 4 पेज और बचा हुआ, वो भी हम आपको डाल देंगे। अभी वहां तक पढ़ा देते हैं। तो ये हो गया कि स्टूडेंट का नोट्स भी हो गया हैंड रिटन। आप वहां से उसको घर पे क्या कर लेना, जैसे आज जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक क्या करोगे? नोट करो। हाँ, अब कोई बच्चा बोले सर वो तो इंग्लिश में है, हिंदी वाले क्या करेंगे? तो बाबू हिंदी वाले के लिए हम करेंगे क्या, जैसे अभी तो कोई हिंदी वाला आ नहीं रहा, कोई हिंदी वाला भी नहीं आ रहा, ये आएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसमें क्या करोगे? ठीक है, हिंदी वाला जहां पे भी आपका डिफिनीशन आ जाए या मेन पॉइंट आएगा, हम यहाँ पे हिंदी उसका क्या करेंगे? बता देंगे। बस थोड़ा सा जाकर घर पे क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना, हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, नहीं तो फिर हिंदी वाले स्टूडेंट का नोट्स मंगाना पड़ेगा। देखते हैं किसके पास है पिछले साल का, कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी जहां भी आएगा, अब इसमें हिंदी की जरूरत है नहीं ना? हिंदी की जरूरत है इसमें नहीं ना? तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, अभी हमारा कंसेप्ट चलेगा। अभी हमारा सिर्फ कंसेप्ट चलेगा, और कंसेप्ट के बाद आगे हमारा आएगा कब? तो जैसे हमारा आने वाला है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में आता है, 5 मार्क्स तक आता है। तो उसका पक्का है कि उसका इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही, हिंदी हम क्या करेंगे? सिर्फ लिखा देंगे। कोई दिक्कत? और 15 तारीख से क्रैश कोर्स बैच दे रहे 10 बजे से। क्रैश कोर्स बैच 10 से 11:30, 1.5 घंटे का। ठीक है, तो आपका ये क्रैश कोर्स बैच 15 तारीख से स्टार्ट करें। एक्चुअली स्टार्ट सितंबर में ही होता है, क्रैश कोर्स में हम लोग लेट है, इसी कारण 1 घंटे समय को हम क्या कर दिए, 1.5 घंटे में कन्वर्ट है। इसमें ज्यादा लेट नहीं है। क्रैश कोर्स सितंबर में स्टार्ट होता है, यहाँ अक्टूबर में स्टार्ट कर, तो 1 महीने का जो गैप है तो उसको तो मेंटेन कर ही रहे। पहले दशहरा का छुट्टी 10 दिन होता था, इस बार 1 दिन भी नहीं हो सकता, चाहे 1 दिन होगा। पहले दिवाली से छठ पूरा छुट्टी होता था, तो इस बार दिवाली से छठ आपका छठ में हो सकता है 1 दिन छुट्टी रहे। समझ में आ रहा है? तो मैनेज इधर से भी करना है और दोनों टाइम, यानी उधर छुट्टी को कम करके मैनेज करना है, इधर समय को क्या कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, बहुत 8 महीने तक तो दिवाली या छठ ही था। ठीक है, चलिए। लेकिन आप लोग लॉकडाउन में मोटे नहीं हुए, हम देखो तो कितने मोटे हुए। आप लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, ठीक है। बच्चा तो सब गांव में गया है, सब बैठ के सारा फ्रेंड एक बार कहीं भी रहे। चलो आगे बढ़े।
ठीक है, यहां तक हम लोग क्या थे, आइडेंटिकल। और अब आते डिफरेंट से। यहां से 2017 जो बिहार बोर्ड का सबसे खतरनाक साल माना जाता है, वहां का क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड का सबसे खतरनाक क्वेश्चन कब पूछा था, 2017। समझ में आ रहा है? वहां का क्वेश्चन अभी बनेगा, ये जो थ्योरी देने जा रहा है। और ये कंसेप्ट से यहां तक बताते आईआईटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आईआईटी में थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है और आपका बिहार बोर्ड में डायरेक्ट थ्योरी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, हम लोग को डिफरेंट से, किसके लिए, डिफरेंट से। अगर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो डिफरेंट जैसे ही वर्ड यूज किया गया आपके माइंड में कुछ गया, डिफरेंट वर्ड जैसे ही यूज किए आपके माइंड में कुछ गया, क्या गया, क्या गया, कि दोनों का ईएमएफ अलग अलग होगा, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यही ना। चलिए है ना, जब दो सेल हो लेकिन दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। भाई ध्यान देना, इसका क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कहीं भी। ये आपका हो गया E1 R1, E2 R2, क्लियर है। अब देखो करना क्या है, तो भाई यहां पे दो अलग अलग सेल है, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। तो देखो यहां थोड़ा ये जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक जो भी हम पढ़े हैं उससे ये थोड़ा स्टैंडर्ड है। तो भाई ये सेल है तो यहां से करंट निकलेगा, सेल है तो करंट निकलेगा ना, यहां से भी करंट निकलेगा। जब सेल अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा, I1 और बाबू ये दोनों यहां ऐड होकर के इसको मान लेते I, और I कितने के बराबर होगा, तो I1 प्लस I2, यस या नो, ठीक है। मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A पॉइंट है और B। बाबू ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो भाई यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका दोनों सेम हो, और कितना, तो आप लोग पढ़े हो V इक्वल टू E माइनस IR, यस या नो, पढ़े हो ना, V इक्वल टू E माइनस IR, है ना। तो V इक्वल टू E माइनस IR, तो 4 फर्स्ट से पहले सेल में इसका मान लेते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लीजिए, ठीक है। और तो V1 इक्वल टू कितना, E1 माइनस I1 R1, कितना, I1 R1। और सिंस हमको पता है कि V1 जो होगा वो V के बराबर होगा, जैसे इसका जो आया वो इसके इंड के बराबर आएगा ना, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। जैसे इसको V1 माने, इसको V2 माने, होगा क्या, दोनों बराबर होगा, और कितने के बराबर, V के बराबर। तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, V इक्वल टू, लिख सकते हैं यहां से I1 निकालो, तो I1 निकालो तो ये माइनस इधर जाके प्लस, कितना, I1 R1, कितना, E1 माइनस V, तो I1 बराबर
कोई दिक्कत? सिमिलरली, सिमिलरली इसी ढंग से क्या आप लिख सकते हो? सिमिलरली इसी तरीके से I2 बराबर क्या अंतर होगा बताइए तो? यहाँ E1 है, यहाँ क्या हो जाएगा? E2। V में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल में है और वो सेम रहेगा, पैरेलल में है इसलिए सेम रहेगा। तो माइनस क्या लिखे? V बाई क्या लिखे भाई? R2। चलो यहां तक किन्हीं को डॉट, किन्हीं को, और भाई I1 निकला और I2 निकला। तो सिंस हम लोग देखे हैं I इक्वल टू कितना? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और I1 कितना? E1 माइनस V बाई R1। फिर देखो तो यहाँ कितना? E2 माइनस V बाई R2। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? ठीक है, अब बताइए एलसीएम R1 R2 बताइए, ये इधर गुना होगा? एक स्टेप हाथ मारे, क्या लिखोगे? E1 R2 लिखोगे माइनस V R2। फिर बताओ अलग क्या लिखे? E2 R1, E2 फिर क्या लिखोगे? माइनस V R1। यस या नो? यहां तक किन्हीं को आपत्ति, दिक्कत है किन्हीं को? भाई कैलकुलेशन है, यहां जो फाइनल रिजल्ट लाएंगे ना वहां से क्वेश्चन आता है। ये तो प्रूफमेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब प्रूफमेंट एग्जाम में नहीं आता है आपका। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट जो निकालेंगे फाइनल फॉर्मूला वो आता है, या उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? तो ये तो प्रूफमेंट है। यहां तक किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े? अभी मजबूरी है, अभी आधा बोर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर एक ही में कंप्लीट हो जाता मेरा। चलिए आवाज नहीं। देखो अब यहां से करना क्या है, अब कैलकुलेशन है बाबू, फिजिक्स नहीं है। I इक्वल टू E1 R2 और E2 R1 को एक जगह कर दे, ठीक है? ध्यान से देखना, E1 R2 E2, देखो तो यहां और यहां कुछ अंतर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? माइनस V कॉमन हो गया, तो R1 प्लस बुझाया बट्टा R1। किसी को आपत्ति? तो बाबू I इक्वल टू कितना? E1 R2 E2 R1 बाई R1 R2 बाई R1। फिर क्या लिखोगे? माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन, यस या नो? कोई दिक्कत है? और भाई देखो तो हम ऐसा करना चाहते हैं, V को इधर ले तो माइनस इधर आके क्या होगा? R1 प्लस R2 बाई, कोई दिक्कत क्या? और I को इधर भेजो, क्या दिक्कत? भाई अब V बराबर, यानी इसको इधर ले जाना, ध्यान से देखना, ये बटा में है ना, इधर जाके क्या होगा? तो
तो लगता है कि R1 R2 खत्म नहीं होगा। तो भाई अब बताइए गुना में है, इधर जाके क्या होगा भाग में, यानी E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस, बुझाया। फिर क्या लिखे माइनस आई, और क्या लिखे, ये गुना में होगा कितना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया आपका फॉर्मूला, समझ गए। और इसमें खास बात क्या है, जो देखो खास बात जो हमारा एग्जाम में पूछा है, देखो एग्जाम में क्या पूछा है, तो ये हमें ऐसा रूप में दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता। V इक्वल टू ई माइनस आई है, V इक्वल टू ई माइनस आई है, दिख रहा है। तो लगता है कि E के जगह पे कितना है, E इक्विवेलेंट की जगह पे कितना है, कितना है भाई, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस बिहार बोर्ड 2017, ये ऑब्जेक्टिव, दो सेल है, दोनों सेल का ईएमएफ E1 और E2 है, दो सेल दिया गया है, दोनों सेल का ईएमएफ E1 और E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, R1 और R2 है, और उसको पैरेलल में जोड़ा गया, किसमें पैरेलल में जोड़ा गया। तो बताइए इक्विवेलेंट ईएमएफ का मान कितना होगा, ऑप्शन में डाला हुआ था E1 R2 E2 R1 बाई R1 प्लस R2। अब दूसरा ऑप्शन में क्या था, E1 R1 E2 R2 बाई R1 प्लस R2। तीसरा ऑप्शन में था E1 प्लस E2 बाई 2, और चौथा ऑप्शन में था, है ना, रूट अंडर मतलब समथिंग या नॉन ऑफ दिस कर दो, तो क्या आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपको याद रखना है कितना सेल, दोनों आइडेंटिकल हो या डिफरेंट, किसमें जोड़ा जाए, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा, E1 R2 E1 प्लस E2 बट्टा R1 प्लस, याद रहेगा, कोई दिक्कत। और स्मॉल r इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछ चुका है 2017 में, उम्मीद करें कि अगर कभी आ जाए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है भाई, आपने पूछा कि दो सेल है, दोनों का ईएमएफ दे दिया E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 किसमें जोड़ा गया, पैरेलल में, किसमें पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का मान पूछता है, ऑप्शन में दिया गया है, आप देखिए और टिक आउट कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत। चलिए यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ये है ना ऑब्जेक्टिव मिल सकता है आपको, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, ये तो पूछा हुआ है, पूछ सकता है E इक्विवेलेंट बाई R। तो बताओ ये दोनों को भाग दोगे तो लगता है ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, है ना बाबू, मैथ का स्टूडेंट हो ना, इसको अलग अलग करोगे, E1 R2 बाई R1 R2, R2 से R2, फिर E2 R1 बाई R1 प्लस R1 से R1। हमको ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं पता, कोई दिक्कत। तो भाई E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना आ गया,
E1 R by R1 प्लस E2 by R2। किसी को आपत्ति? तो इसका क्वेश्चन बोर्ड में आया है, वो हम बता दिए। ठीक है, उसका असाइनमेंट जो फॉर्म करेंगे, असाइनमेंट जो आपको देंगे, तो पूरा जितना भी क्लास का क्वेश्चन जो रिलेटेड होता है वो हम आपको दे देंगे, उसको बना लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा था। दो सेल है, दोनों का ईएमएफ दे दिया, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है। तो ऑप्शन में जो भी रहे, हमारा जो आंसर है उसको टिक आउट कर देंगे, चाहे वो ए में रहे चाहे वो बी में रहे, जो हमें जहां दिखेगा वहां क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर? इसके साथ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका मिक्स कॉम्बिनेशन। Mixed combination of सेल, मिश्रित समूहन इसको कहते हैं हिंदी में, मिश्रित समूहन, सेलों का मिश्रित समूहन। यानी इसमें सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी होगा। यानी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल। ठीक है, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव जो है बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है। आवाज नहीं। और ये सभी का सभी जो मान लेते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल है। डॉट 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 का मतलब इससे आगे भी सेल है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे भी क्या है, सेल है। इसमें भी क्या दिखा है कि नंबर कीजिए। इसका मतलब इसके जैसा ऐसा ऐसा ब्रांच बहुत है। ब्रांच दो ब्रांच हुआ ना, डॉट डॉट का मतलब इसके जैसा ऐसा और भी ब्रांच है। ठीक है, ये एक्सटर्नल असिस्टेंट कैपिटल आर, ये ई आर बाबू ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे हम मान लेते हैं कि एक रो में, एक ब्रांच में n सेल है। एक ब्रांच में कितना सेल है, यानी लेट n बी द नंबर ऑफ सेल, n बी द नंबर ऑफ सेल इन वन रो। एक शाखा में कितना सेल का संख्या मान लिया हम, n, और ऐसा ऐसा मान लेते m सेल है। कितना सेल है, m, n और m समझना। n क्या माने हैं, एक ब्रांच में सेलों की संख्या, और m क्या है, ब्रांच की संख्या। m क्या है, ब्रांच की संख्या। कितना ब्रांच है इसका, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत?
तो एन क्या है बाबू? नंबर ऑफ सेल, लेकिन कहा है ना, इन वन रो, यानी एक शाखा में, एक ब्रांच में सेल कितना मान लिए एन, और ऐसा ऐसा कितना ब्रांच है? एम ब्रांच है। किसी को आपत्ति? किसी को आपत्ति? यहां तक दिक्कत है किसी को? ये तो माने है भाई, हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ मान लिया। पहले क्या होता था, या तो ये होता था सीरीज वाला, है ना, या तो सिर्फ एक सेल का बहुत सारा होता था पैरेलल। यहाँ क्या है, सीरीज में भी बहुत सारा सेल है और पैरेलल है। इसको हम लोग को बनाना है। सर्किट थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड है जिसको आसान करना होगा, यानी फिगर को छोटा करेंगे। कैसे भाई? बब्बू ये सीरीज में है, तो सीरीज में ईएमएफ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है ना? जुड़ता है। तो भाई यहां देखो तो देखिए कैमरा में आ रहा है क्या? एरिया कवर कर रहा है ना? सॉरी। अब देखो यहां पर ये हम किए क्या, ये पूरे ब्रांच का एक इक्विवेलेंट माने। तो आप ही बताओ, पूरे ब्रांच का एक सेल हम मान रहे हैं, तो इसका ईएमएफ कितना होगा? एनी कितना होगा? क्यों? क्योंकि सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या होता है? जुड़ता है। तो E प्लस E एन तक एन, यस या नो? आर एन आर। फिर बताइए, किसी को आपत्ति? और ऐसे ऐसे कहां तक? एम रो तक। अब बताइए सबका सब किसमें आ गया? किसमें? पैरेलल। पैरेलल में होता क्या है? ईएमएफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ताजा ताजी पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो ईएमएफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो कितना बाबू? ई इक्विवेलेंट कितना? एन इंटू, ये बुझाया? कोई दिक्कत है? एन इंटू टी। आर इक्विवेलेंट एन आर बाई एम। कितना? एन आर बाई एम। क्यों? एन आर कहां तक? एम तक। पैरेलल में, और आप जानते हो ना कि पैरेलल में अगर जोड़ा जाए तो आर बटा एन होता है। तो यहाँ पे आर की जगह कितना है? एन आर। और कितना तक जोड़ा गया? एम रो में। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई यहाँ एक रेसिस्टेंस का मान कितना? फिर ऐसा ऐसा कितना? एम। सीरीज में या पैरेलल में? तो पैरेलल में आर बटा एन पढ़े हो ना, तो आर की जगह पे है कितना? और एन की जगह पे एन, तो एन आर बाई, यानी ये कितना आ जाएगा? बुझाया? कोई दिक्कत है किन्हीं को? दिक्कत है कि नहीं को? दिक्कत है तो बोल दीजिए। कहीं पे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है तो बोल दीजिए। ये क्या बाबू? ये सीरीज में मान लिए एन सेल है, यानी एक रो में एन सेल सीरीज में कनेक्ट है, और वैसा ऐसा कितना रो है? एम। तो सीरीज में जानते हो ईएमएफ क्या होता है? जुड़ता है। तो ई प्लस ई कहां तक? एन तक। तो एन ही हुआ। रेसिस्टेंस कितना? तो आर प्लस आर एन तक, तो एन आर हुआ। उसके बाद किसमें है तब? पैरेलल में। पैरेलल में सबका ईएमएफ क्या होगा? सेम होगा। तो यानी कितना? एन ही। और यहां देखो तो एन आर बाई एन। और ये किसके साथ कनेक्ट है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, सीरीज में ना।
और 11th का बैच स्टार्ट हो गया बाबू। में डिफरेंशिएशन आप लोग का 3 क्लास हो चुका है। 2 दिन में आपका डिफरेंशिएशन समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन फिर फिजिक्स, यानी मात्र आप लोग का 10 से 12 क्लास में ही हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग का बेसिक निकाल देने का। समझ में आ रहा है? जैसे बेसिक आप लोग के बैच में 1 महीना चलता था, तो 1 महीना कब चलता है? जब आप लोग का स्टार्टिंग मार्च अप्रैल से क्लास स्टार्ट होता है। अब इन लोगों का तो यही है, अगर हम मैथ में ही अगर 1 महीना ले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप ही लोग का क्या है, एक दिन में हम कितना आज जो पढ़ा रहे हैं वो 3 क्लास निकले, कम से कम 3 क्लास। 3 क्लास से ज्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। तो एक दिन में हम 3 दिन को मैनेज कर रहे हैं, तभी तो संभव है। अगर मेरा 8 महीना लगभग 6 महीना क्लास बंद हुआ है तो मेंटेन कहां से होगा? मेंटेन यही तो ना होगा कि एक दिन में हम कम से कम 2 दिन 3 दिन का क्लास निकाले, तभी संभव है। इससे ये फायदा होगा, आपके पास तो नोट भी दे दिए पिछले साल का, उसमें भी इंग्लिश मीडियम का बैच का दिए जिसमें डिटेल पढ़ाया गया। वो नोट किसका दे रहे? इंग्लिश मीडियम वाले बैच का, जिसमें आपको डिटेल पढ़ाया जाता है, उसका नोट दिया। आप देखना कहीं भी आपको कैंची नहीं चला रहे, वो तो पता चल जाएगा। जब पिछले बैच साल का है, वो भी इंग्लिश मीडियम बैच का है, उतना ही चीज हम आपको बता रहे हैं। किसी तरह का कोई कैंची नहीं चला रहे, बस तरीका में थोड़ा सा बदलाव के लिखने का समय हम आपको नहीं दे रहे। वहां अंतर यह था कि हम समझाने के बाद लिखने का समय देते थे, वो समय हम आपको नहीं दे रहे, वो समय आप घर पे जाके। ठीक है, अगर इस तरीके को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो ना आपको सिलेबस का टेंशन होगा, ना आपको कहीं भी कैंची चलाने की जरूरत पड़ेगा, है ना। सिलेबस कट करने की जरूरत है, हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो कहता है वो करता कभी नहीं। ठीक है, आपको कह देगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पक्का उससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बनाने वाला को पता भी नहीं रहता कि सिलेबस है भी या नहीं। ठीक है, इसके लिए अपना पूरा तैयारी करके चलिए। हमसे नहीं पार लगता तब ना बोलते कि बाबू अब समय नहीं है, तो जो सिलेबस को हाईलाइट किया गया उसी को सिर्फ क्या करो। अभी भी पॉसिबल है, हाँ, अगर अभी क्लास बंद करवा देता है तो फिर पॉसिबल नहीं, फिर हम चाह के भी आपके लिए नहीं कर पाएंगे। फिर नया सिलेबस जो निकालेगा उसके अनुसार मेन पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अब अगले बार क्लास बंद करेगा तो सीधे हम लोग स्ट्राइक कर देंगे वोट बैंक का। अभी सबसे बढ़िया मौका, अभी इलेक्शन में सबसे बढ़िया मौका। ठीक है, उसके मतलब नहीं है ना आपका सब कुछ खुल सके। हम कल देखे थे, कल एक रैली किसी का था, हम उसका स्क्रीनशॉट भी रखे, समझ गए, पूरा भीड़ है और 90% के पास मार्क्स नहीं। वो जरूरी है, ये जरूरी नहीं, समझ में आ रहा है? तो यही बात है, अब लड़ करके सब थक लेंगे, अब नहीं मानेगा तो लास्ट में क्या करेंगे। बहुत सारे समय हम लोग चुप रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर का मतलब अगर अपोज करना, आप देखें ना कि एक बार क्या हुआ जो बीच में सोशल मीडिया पे चला था, बेरोजगारी, आप देखें इसमें 3 से 4 दिन में क्या एक्शन हुआ। तुरंत का तुरंत जॉब मतलब दिया, सबका आने लगा, ज्यादा वैकेंसी क्रिएट होने। ये होता है टीचर यूनियन का पावर। लेकिन हम लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास यंग ब्लड है, अगर थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे तो क्या नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टीचर कभी भी अभी तक पूरे हिस्ट्री में इंडिया में कभी भी कोई बगावत पे नहीं उतरता। पहली बात, आपका बेरोजगारी भी इतना, आज एग्जाम ले लिया 2 साल पहले और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है। ज्यादा नहीं, कुछ ही टीचर तो स्टार्ट ही किए थे। ठीक है, वही बात साथ में अभी देख रहे पटना में हमेशा ये चीज हो रहा है। पटना में हमेशा जैसे इंटर वाले बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है बाबू। जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम, जो पास होने के लिए पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि सबको पास कर देगा, इसमें नो डाउट, पास सब होगा। लेकिन जो नॉलेज, आप किसी चीज का तैयारी करने जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, करोगे क्या?
यानी आपका मेन चीज आपका खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तब दिन आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, तब दिन आप पीछे रह जाओगे। आपका बैच जो इस साल का ईयर है, जो 12 का है और जो 11th वाले बंदा है, वो हमेशा पीछे रह जाएगा, समझ गए? क्योंकि आपका मेन पोर्शन जो है वो कमजोर हो और वो नहीं होना चाहिए। तो उसको मैनेज, अगर अभी भी हम थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले तो हमें इसकी जरूरत सब जगह पड़ती है। कहीं भी आप पढ़ो, किसी चीज का तैयारी करो, जनरल सेक्टर में भी जाओगे, बीपीएससी यूपीएससी के लिए, तो आपको जरूरत पड़ेगा इसका, समझ गए? तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। यूपीएससी का पहला बेसिक ही होता है कि 10+2 तक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑल पेपर। पहला, जैसे आप इंटर के बाद गए यूपीएससी का तैयारी करने, आपको पहला होमवर्क क्या देगा मालूम है? आपको 10+2 तक का पूरा एनसीईआरटी बुक, पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अलग से क्लास देंगे। यानी पहला काम वही करवाएंगे, ठीक है? आप 9th 10th तक तो मैनेज कर लोगे, लेकिन अगर 11 12 नहीं पढ़ा रहेगा तो लगता है कि फिर मैनेज हो पाएगा, ठीक है? फिर मैनेज नहीं हो पाता है। देखिए यहां तक। अब यहां से ई इक्विवेलेंट कितना आया? n इंटू ई, और कैपिटल आर इक्विवेलेंट आर प्लस एन आर वाई एन। यहां तक किन्हीं को आपत्ति? तो बताओ आई बराबर कितना जानते हो? ई इक्विवेलेंट बाई ई इक्विवेलेंट कोई दिक्कत? तो आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन? मिक्स कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो कितना आ गया बाबू? आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एन। आया ना बाबू? इसको ऐसा लिख सकते हैं, गौर से देखो तो, ये है ना, इसको देखो तो हम ऐसा लिखे, इसका एलसीएम एम आर प्लस ये ऊपर जाएगा कितना? यस या नो? लिख सकते हैं। फिर देखो तो, यस या नो? है ना? मैथ में ऐसा पढ़े होंगे पहले, ठीक है? ये ए और बी है, इसको लिख सकते रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर। मैट्रिक पास करके आए हो ना आप लोग? पक्का? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे, यानी कितना हो जाएगा? क्लियर? और जब ये आ गया, अब इसके बाद क्या कीजिएगा आप बताइए, ठीक है? यहां तक किन्हीं को डाउट है? कैलकुलेशन है, फिजिक्स नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको, जैसे एम आर है, इसको लिखोगे रूट अंडर एम आर का स्क्वायर, रूट अंडर एन आर का स्क्वायर लिखोगे ना? चलिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब यहां से देखो तो 4i मैक्स, मैक्सिमम करंट हम चाहते हैं कि इस सर्किट में ज्यादा से ज्यादा करंट पास करे, मैक्सिमम करंट। यही क्वेश्चन आता है सब जगह,
मैक्सिमम करंट, यानी हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम क्या हो। तो बाबू ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे आपका मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होता है, जब बटन में जो नीचे का वैल्यू है वो क्या हो, मिनिमम। तो मिनिमम कितना होगा, यहां देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कभी निगेटिव, मालूम है ना, स्क्वायर कभी भी निगेटिव। तो भाई ये स्क्वायर है तो निगेटिव तो आएगा नहीं, तो मिनिमम कितना, 0। क्या होगा, 0। तो भाई कितना, कोई दिक्कत। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट से रूट, तो भाई कितना, R इक्वल टू, इसका मतलब क्या सीखे कि अगर सर्किट में बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो बाबू ये है क्या, NR/M क्या है, R इक्विवेलेंट है, था ना भाई। यहां देखो ना, तो यहां से सीखने को क्या मिला, यहां से सीखने को क्या मिला, यहां से सीखने को मिला कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों क्या हो, बराबर हो, तो आपका सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन आप कहीं भी मिल जाएगा, आपको मेडिकल में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट है ये कि किसी भी सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा कब, जब R ग्रेटर देन स्मॉल r हो, R लेस देन कैपिटल स्मॉल r हो, R इक्वल टू स्मॉल r हो, या ऑप्शन ही नन ऑफ दिस। क्या होगा, R इक्वल टू स्मॉल r, यानी कहने का मतलब है कि जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तो करंट सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किसी को आपत्ति, दिक्कत है कि नहीं को, याद रहेगा। सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कब होता है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मान इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो, यानी कितना, R इक्वल टू NR/M, NR/M। क्या किसी को आपत्ति, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए बब्बू, अब ये हुआ कि रेसिस्टेंस का सॉरी करंट का मान मैक्सिमम कब होता है, ये बता। करंट का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, अब बता रहे। ये जो बताया क्या था, करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कब होता है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मान इंटरनल रेसिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो, तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब देखो I मैक्स और I मैक्स, तो सिंस वी नो दैट I इक्वल टू कितना आया था बाबू, NV बाई R प्लस, मिला था रास्ते में, और हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, ये होता कब है, नहीं। अब बताइए इसको I बराबर R, टू लगता है कि कितना हो जाएगा बाबू,
2 लगता है n से n नहीं, ये ऊपर जाएगा i बराबर m e by 2r, m e by 2r, ठीक है। तो m e by 2r, कोई दिक्कत? ये क्या आ गया? मैक्सिमम कैरेंट का वैल्यू, किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम कैरेंट का फॉर्मूला है m e by 2r, जहां m क्या है? नंबर ऑफ रो, ब्रांचों की संख्या, और स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, और E क्या है? EMF। क्या किसी को आपत्ति? अब बाबू यहां पे आता है अरेंजमेंट। यहां पे जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे कह देगा कि मान लो आपको 24 सेल, कितना सेल दे दिया, उसको कैसे आप सरियाइएगा, अरेंज कीजिएगा ताकि करंट का वैल्यू मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आपको सभी जगह पूछा होगा, सभी जगह का मतलब सभी जगह, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन क्या देगा कि आपको 24 सेल हमने दे दी, अब आपको अरेंज करना है। किस ढंग से अरेंज कीजिएगा ताकि करंट का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। क्या हो? मैक्सिमम। यानी यहां पे अरेंजमेंट ऑफ एन सेल, यानी हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो है वो कैपिटल है। लेट टोटल नंबर ऑफ सेल कितना? मान लिए टोटल नंबर ऑफ सेल कितना? n, कैपिटल N। तो बताओ ये n बराबर लिखोगे, नहीं लिखोगे भाई? एक रो में कितना सेल, और वैसा ऐसा कितना रो, तो टोटल संख्या कितना होगा? m इंटू, जैसे मान लो एक ब्रांच में 5 सेल है, एक ब्रांच में, और ऐसा ऐसा 4 ब्रांच है, तो बताओ कितना सेल है? 20। तो भाई 20 बराबर वही तो लिखे m इंटू, कोई दिक्कत किन्हीं को? अब देखो तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको भी फॉर्मूला आया था, आया था, कोई दिक्कत है? m बराबर, सॉरी नहीं होगा, NR बाई R। देखो तो यहां से बाबू, कैपिटल N बराबर m कितना है? m का वैल्यू पुट करो ना यहाँ, और इंटू, कोई दिक्कत? n इंटू n, ये इधर जाके गुना होगा, क्या लिखोगे? n स्क्वायर बराबर कैपिटल N इंटू बाई, तो n बराबर क्या किसी को आपत्ति? किसी को आपत्ति? अब एक चीज बताओ, अगर मान लेते हैं आपको कह दिया 24 सेल है, अगर इसमें मान लो ये 3 आ गया, तो क्या m का वैल्यू नहीं निकल रहा? m का वैल्यू निकाल लोगे? नहीं समझे? हम एग्जांपल क्या दिए, मान लो ये 24 सेल दिए, ये आ गया आपका 3 सॉल्व करने के बाद, तो क्या m का वैल्यू निकाल लोगे कि? ठीक है। इसको चाहोगे तो अलग फॉर्मूला भी निकल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। चलो निकाल ही देते, n निकल गया। इसी ढंग से क्या कीजिए ना, यहां से m निकाले थे, यहां से क्या निकाले थे? n निकाल लीजिए। 3m बराबर कितना? NR बाई R। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? या ऐसा करो ना, m का वैल्यू निकालना है, n बराबर कितना?
हो गया। इसका वैल्यू यहां पुट करो, कितना हो जाएगा? आएगा m इंटू एम, ये हो जाएगा गुना m स्क्वायर बराबर कितना? n इंटू आर बाई कैपिटल आर, m बराबर। अब ईमानदारी से बताना कि अगर ये दोनों फॉर्मूला याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? एन आर वाई आर अलग रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, एन आर वाई आर तो ऐसे ही याद रखो, कैपिटल एन इंटू कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, कोई भी एक याद कर लेंगे हम। जब ये निकल जाएगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आ रहा है? तो दो फॉर्मूला दोनों निकाल दिया हम, एम भी निकाल दिए और एन भी निकाल दिए, लेकिन हमारा कहना है कि दोनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक याद कर भी लेना तो दूसरा क्या करना, जहां कैपिटल आर था वहां स्मॉल कर देना, जहां स्मॉल है वहां। क्या कोई दिक्कत? इसके साथ आपका मिक्स कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है।